हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, सारण। आज मैं यूजी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 3 में सांख्यिकी के बारे में चर्चा करूंगी। पेपर 3 में अप्रचाल सांख्यिकी तथा प्राचलिक सांख्यिकी दोनों के तुलनात्मक अध्ययन की चर्चा करेंगे। अप्रचाल सांख्यिकी तथा प्राचलिक सांख्यिकी दोनों का जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो कुछ चीज़ें, कुछ बातें हमारे सामने आती हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, जो कि निम्नांकित हैं। पहला, व्युत्पत्ति की सरलता। प्राचलिक सांख्यिकी का व्युत्पत्ति के लिए गणित के क्षेत्र में एक स्तर की सक्षमता की जरूरत पड़ती है, पर अधिकतर प्रचाल सांख्यिकी मात्र साधारण संयोजी सूत्रों से ही आसानी से व्युत्पत्ति कर लिया जाता है या कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अप्रचाल सांख्यिकी की व्युत्पत्ति प्राचलिक सांख्यिकी की व्युत्पत्ति की तुलना में काफ़ी आसान है, जो कि आसानी से किया जा सकता है। दूसरा है हमारा पॉइंट, अनुप्रयोग की सहजता। अप्रचाल सांख्यिकी में प्रायः जो गणितीय परिकलन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है की ज़रूरत पड़ती है, वे ही श्रेणीकरण, रैंकिंग, गिनती, काउंटिंग, जोड़, ऐड तथा घटाव। परंतु प्राचलिक सांख्यिकी में इससे अधिक उच्च स्तर के गणितीय परिकलन की जरूरत पड़ती है। अतः हम कह सकते हैं कि अप्रचाल सांख्यिकी को प्राचलिक सांख्यिकी की अपेक्षा व्यवहार में लाना ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन काफ़ी इजी वे में होता है, जबकि प्राचलिक सांख्यिकी में काफ़ी कठिन होता है, हार्ड होता है। तीसरा हमारा पॉइंट है अनुप्रयोग की तीव्रता। जब प्रतिदर्श का आकार छोटा होता है या मीडियम साइज का होता है, तो वैसी परिस्थिति में अप्रचाल सांख्यिकी का व्यवहार प्राचलिक सांख्यिकी से काफ़ी उपयुक्त होता है तथा तेजी के साथ किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि जब आपके पास सैंपल कम हो और उनका हमें निष्कर्ष निकालना हो, तो हम अप्रचाल सांख्यिकी का उपयोग करें तो काफ़ी आसानी से और काफ़ी जल्दी हम उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। जबकि प्राचलिक सांख्यिकी का अगर यूज़ किया जाता है, प्रयोग करेंगे, तो हमें वो कैलकुलेशन करने में भी काफ़ी समय लग जाएगा, तो इसलिए हमें निष्कर्ष निकालने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि छोटे सैंपल्स या मीडियम सैंपल्स पे हम अप्रचाल सांख्यिकी का ही उपयोग ज़्यादा करें, ताकि हम ज़्यादा जल्दी रिजल्ट निकाल सकें। चौथा पॉइंट है अनुप्रयोग का क्षेत्र। अप्रचाल सांख्यिकी की पूर्व कल्पनाएं प्राचलिक सांख्यिकी की पूर्व कल्पनाओं की अपेक्षा काफ़ी सख्त नहीं होती हैं, अतः इसका प्रयोग भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतिदर्शों पे किया जा सकता है, प्रतिदर्श सैंपलों पे किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि अप्रचाल सांख्यिकी के पूर्व कल्पनाएं में जोड़ तोड़ किया जा सकता है, परंतु प्राचलिक सांख्यिकी के पूर्व कल्पनाओं में नहीं। और
जैसा कि जब अप्रचल सांख्यिकी के पूर्व कल्पनाओं में जोड़ तोड़ किया जा सकता है, तो ये हर तरह के लोगों, हर तरह की चीज़ों, हर तरह के सैंपल्स पे इनका प्रयोग ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा आसानी से रिजल्ट भी पा रहे हैं और इनके पूर्व कल्पनाओं में जोड़ तोड़ भी की गुंजाइश भी है, क्योंकि सख्ती कम है इनके पूर्व कल्पनाओं में। इसलिए इसलिए ये कह सकते हैं कि अप्रचल सांख्यिकी का क्षेत्र प्राचलिक सांख्यिकी से काफ़ी बड़ा है, क्योंकि हर तरह की चीज़ों पे यूज किया जा सकता है। बस इसीलिए 5वां पॉइंट है अपेक्षित मापनी के प्रकार। अप्रचल सांख्यिकी के प्रयोग में अधिकतर क्रम सूचक आंकड़े की जरूरत होती है। हालांकि कभी कभी इसका प्रयोग नामित आंकड़ों पर भी किया जाता है। प्राचलिक सांख्यिकी के प्रयोग में अंतराल आंकड़े या अनुपातिक आंकड़े की जरूरत होती है। सामान्यतः क्रम सूचक आंकड़े या नियमित आंकड़े जो क्रमशः क्रम सूचक मापनी या नामित मापनी से प्राप्त होते हैं, अंतराल आंकड़े या अनुपातिक आंकड़े जो क्रमशः अंतराल मापनी तथा अनुपातिक मापनी से प्राप्त होते हैं, की अपेक्षा अधिक आसानी से प्राप्त किए जाते हैं, क्योंकि इन आंकड़ों को प्राप्त करने में हमें काफ़ी कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, जबकि अप्रचल सांख्यिकी के आंकड़ों को प्राप्त करने में हमें उतना ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है। 6वां पॉइंट है पूर्व कल्पनाओं को अतिक्रमण करने की सुप्रभाव्यता। अप्रचल सांख्यिकी की पूर्व कल्पनाएं कम से कम विस्तृत होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फैली हुई नहीं है। अतः किसी भी शोधकर्ता द्वारा अतिक्रमण करने की संभावना कम होती है। मतलब कि कोई भी अगर रिसर्चर रिसर्च करता है तो उसे ज़्यादा कुछ हटाने या काटने छाटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। परंतु प्राचलिक सांख्यिकी की बहुत सारी पूर्व कल्पनाएं होती हैं और ऐसी अधिक संभावना है कि अनेक प्रयोग में शोधकर्ता उनकी कुछ परिकल्पनाओं को पूर्व कल्पनाओं को अतिक्रमण कर देते हैं, हटा देते हैं। इतना ही नहीं, ब्रैडली का यह भी मत है कि अप्रचल सांख्यिकी का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि कभी किसी भी प्रकार के अतिक्रमण में बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता है, परंतु प्राचलिक सांख्यिकी में ऐसी बात नहीं है। हमारा 7वां पॉइंट है प्रतिदर्श के आंकड़े का प्रभाव। जब प्रतिदर्श का आकार यानी नंबर 10 या उससे कम हो तो वैसी परिस्थिति में अप्रचल सांख्यिकी का प्रयोग प्राचलिक सांख्यिकी से अधिक आसान या तीव्र होता है। इस तरह की परिस्थिति में प्राचलिक सांख्यिकी की पूर्व कल्पनाओं की अवहेलना स्वाभाविक ही हो जाती है, बिना किए ही हो जाती है। और तब ऐसी परिस्थिति में प्रचल सांख्यिकी प्राचलिक सांख्यिकी की अपेक्षा अधिक उपयुक्त होती है, या यूं कहें कि अप्रचल सांख्यिकी ज़्यादा लाभदायक होगी उस वक्त। 8वां पॉइंट है सांख्यिकीय क्षमता। व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से अगर हम देखें या विचार करें कि किसी शोध या प्रयोग में प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने में लगे मानव प्रयास को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि अप्रचल सांख्यिकी प्राचलिक सांख्यिकी की अपेक्षा
अधिक सुविधाप्रद है। सांख्यिकीय क्षमता सांख्यिकीय क्षमता के गणितीय कसौटी के आधार पर यही कहा जा सकता है कि अप्रचाल सांख्यिकी की पूर्व कल्पनाओं की संतुष्टि होने पर यह सांख्यिकी प्राचलिक सांख्यिकी से श्रेष्ठ होती है। ऐसी परिस्थिति में यदि अप्रचाल सांख्यिकी तथा प्राचलिक सांख्यिकी दोनों का प्रयोग किया जाता है तो अप्रचाल सांख्यिकी की सांख्यिकीय क्षमता प्राचलिक सांख्यिकी की क्षमता से अधिक होती है। परंतु जब नंबर बड़ा होता है तो ऐसी परिस्थिति में अप्रचाल सांख्यिकी की क्षमता प्राचलिक सांख्यिकी की क्षमता की अपेक्षा कम हो जाती है। तो अगर हम इन सारी बातों को देखें तो हम यही पाते हैं कि अप्रचाल सांख्यिकी की तुलना में प्राचलिक सांख्यिकी का उपयोग कम किया जाता है। अप्रचाल सांख्यिकी ज़्यादा फेमस है, परंतु सिर्फ छोटे और मीडियम सैंपल पर। परंतु जब सैंपल बड़ा हो तब प्राचलिक सांख्यिकी ही ज़्यादा लाभप्रद होगी, सूटेबल होगी। इस तरह से हमने जाना कि अप्रचाल तथा प्राचलिक सांख्यिकी में अंतर होते हुए भी ये दोनों ही सांख्यिकी में अपना महत्व रखते हैं और दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।